कक्षा 12 स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 1 राजनीति विज्ञान की आपकी पुस्तक है ये, और अध्याय 1 का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। 2 भाग हम इसके कर चुके हैं। भाग 1 में हमने स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियां की थी। भाग 1 में 3 चुनौतियां थी। देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती और विकास की चुनौती। भाग 2 में हमने शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती की और भाग 3 में देशी रियासतों के विलय की चुनौती हम करेंगे। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो यह 2 भागों में बटा हुआ था। एक ब्रिटिश इंडिया था और दूसरा देशी रियासतें या रजवाड़े थे। ब्रिटिश इंडिया में वे भारतीय प्रांत आते थे जिन पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, और देशी रियासतों में राजाओं का शासन होता था। ये रियासतें अपने घरेलू मामलों में तो स्वतंत्र थी, लेकिन बाहरी मामलों में इन पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण होता था। अगर आप भारत की स्वतंत्रता के समय देश में 565 देशी रियासतें थी, या हम कह सकते हैं कि 565 रजवाड़े थी। भारत की स्वतंत्रता के समय, अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को, भारत में 565 देशी रियासतें थी। चित्र आप देख रहे हैं, इसमें जो आप पिंक वाला भाग देख रहे हैं वे देशी रियासतें हैं, और जो येलो वाला, पीले वाला भाग आप देख रहे हैं वहां पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होता था। जैसे पंजाब है, यूनाइटेड प्रोविंस है जिसको आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस। तो ये एक अलग प्रकार का उस समय भारत का नक्शा था कि रियासतें भी इसी में बची हुई थी या बनी हुई थी, और जहां पर या जिन रियासतों को अंग्रेज अपने नियंत्रण में नहीं कर पाए वो एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी। वहां पर वो अपने घरेलू मामलों में स्वतंत्र होती थी, और जिन रियासतों पर अंग्रेजी सरकार ने नियंत्रण कर लिया वो सीधा अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में आ गए। तो ये उस समय का भारत का नक्शा है। इसी प्रकार ये भी उसी समय का भारत का नक्शा है। जो येलो वाला आप भाग देख रहे हैं वो ब्रिटिश भारत है, और जो ब्लू वाला, नीले वाला भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर राजाओं का शासन होता था। तो इस प्रकार भारत में जब भारत आजाद हुआ 565 देशी रियासतें थी। हैदराबाद रियासत, मैसूर रियासत, यहाँ जूनागढ़ की रियासत होती थी, ये बलोचिस्तान है। तो इस प्रकार से अलग अलग, ये मणिपुर की रियासत थी, ये ऊपर जम्मू कश्मीर की रियासत आप देख रहे हैं जिनको हम, ये राजपूताना रियासत है। तो इनको हम बाद में एक एक करके आगे करेंगे। जिस कानून के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी उसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। ये भी अंडरलाइन करनी है आपने कि किस कानून के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अतः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो देशी रियासतें भी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गई। ये नेचुरल था कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो भारत में जो देशी रियासतें थी जो अपने बाहरी मामलों में अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में थी, वो भी अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र हो गई। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह बात भी कही गई थी कि यह रियासतों के राजाओं की मर्जी पर होगा क्या, कि यदि वे चाहें तो भारत में शामिल हों, चाहे पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। 3 बातों की उनको आज़ादी दी गई थी भारतीय रियासतों को, रजवाड़ों को, कि उनकी मर्जी पर निर्भर होगा कि चाहे वो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर अपना स्वतंत्र किसी में भी शामिल, जिसको हम कह सकते हैं किसी में भी शामिल ना हो। तो जब रियासतों के राजाओं को अपनी मनमर्जी करने की स्वतंत्रता दे दी गई
तो जल्दी ही राजाओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। मतलब ये घोषणा कर दी कि ना तो हम भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, बल्कि हम तो दोनों देशों से स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि ये उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी और इसके बाद दूसरी रियासतों के राजा भी ऐसा ही करने लगे। त्रावणकोर आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप माउस देख रहे हैं तो जिसको अब आजकल केरल हम कहते हैं, वहाँ पर ये कोचीन होती थी रियासत और इसी रियासत के साथ ही ये त्रावणकोर की रियासत होती थी। तो सबसे पहले त्रावणकोर की रियासत ने भारत में स्वतंत्र होने से मना कर दिया। रियासतों के राजाओं के इस रवैये से यह बात साफ हो गई कि स्वतंत्रता के बाद भारत में छोटे छोटे कई देश होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी मनमर्जी करनी शुरू की और अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी, तो इससे यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अगर यही बात चलती रही या ऐसा ही राजाओं का रवैया चलता रहा तो फिर भारत को एक नहीं किया जा सकता और भारत में छोटे छोटे से कई देश होंगे, जिससे भारत का एकीकरण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने रियासतों के राजाओं को मनाने और समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ज्यादातर राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। तो भारत के एकीकरण में जो सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उन्होंने कूटनीति का प्रयोग करते हुए या फिर भय दिखाकर रियासतों के राजाओं को मनाया कि वे भारत से अलग नहीं हैं, उन्हें हर हालत में भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो ज्यादातर राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए उन्होंने राजी कर लिया। सरदार पटेल का आप चित्र देख रहे हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। 15 अगस्त 1947 तक वे सभी रियासतें जिनकी सीमाएं भारत से लगती थी या जो भारत के अंदर थी, वे सभी भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। ऐसी फिर भी कई रियासतें रह गई थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। आपके इस अध्याय में हम 4 रियासतों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। पहली जूनागढ़ की रियासत थी, दूसरी जम्मू और कश्मीर की रियासत थी, तीसरी हैदराबाद की रियासत थी और चौथी मणिपुर की रियासत थी। ये वे रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से, ये पॉइंट चारों की चारों रियासतों के नाम आपने याद रखने हैं कि किन किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो चौथी मणिपुर थी। तो पहले उसमें हम करेंगे जूनागढ़ की रियासत। जूनागढ़ की रियासत, जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके में एक बड़ी रियासत। पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके में एक बड़ी रियासत थी। तो पहले तो ये जानना है कि जूनागढ़ वास्तव में है कहाँ था। इसमें बता रखा है कि सौराष्ट्र इलाके में एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत का पाकिस्तान से कोई रास्ता नहीं था। अब देख लेते हैं भारत के मानचित्र पर कि जूनागढ़ की जो रियासत थी वो वास्तव में सौराष्ट्र में बताई हुई है। तो ये अगर आप भारत का नक्शा देख रहे हैं 1956 का, ये गुजरात है। गुजरात जो है पहले 2 भागों में बटा हुआ था। जो ऊपर वाला आप रेड देख रहे हैं उसको कच्छ कहते थे और जो निचले वाला है उसको सौराष्ट्र कहते थे। तो सौराष्ट्र में जो थी वो जूनागढ़ रियासत थी। ये उसको नजदीक से करके दिखाया गया है। ये पाकिस्तान ऊपर लगता है और ये इधर जो है सारा का सारा ये अरब सागर है अगर आप देख रहे हैं। तो ये जो है सौराष्ट्र जिसको हम कहते हैं, इसमें इस स्थान पर जूनागढ़ की रियासत थी। तो अगर हम देखें पाकिस्तान से उसका कोई रास्ता नहीं था। थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाया गया है। ये सौराष्ट्र कहलाता था, सॉरी ये कच्छ कहलाता था और ये जूनागढ़ कहलाता था। तो यहाँ पर ये रियासत थी वो जूनागढ़ की रियासत, एक बड़ी रियासत थी। पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इस रियासत की 80% जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन यहाँ का नवाब मुस्लिम था जिसका नाम महाबत खान था। हिंदू जनसंख्या थी ज़्यादातर, लेकिन नवाब मुस्लिम था जिसका नाम महाबत खान था। चित्र आप महाबत खान का देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि उसमें रंगीन चित्रों का प्रचलन नहीं हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए जूनागढ़ के नवाब से
वहां के दीवान अल्लाह बख्श को पद से हटवाकर जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता, जुल्फिकार अली भुट्टो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो को वहां का दीवान बनवा दिया। जिन्हा भारत के टुकड़े करने में या जिसको पाकिस्तान बनवाने में जिन्हा का हाथ माना जाता है, तो उन्होंने कूटनीति का प्रयोग करते। कूटनीति क्या थी वो आपको अगली वाली स्लाइड्स में बताएंगे। जो जूनागढ़ के नवाब थे, उनके नवाब से वहाँ का जो दीवान था अल्लाह बख्श, उसको पद से हटवा दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो को वहाँ का दीवान बनवा दिया। ये मोहम्मद अली जिन्हा का आप चित्र देख रहे हैं। भुट्टो ने महाबत खान पर इस बात के लिए दबाव डाला। भुट्टो ने, महाबत खान मतलब जो जूनागढ़ का नवाब था, इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करे। दबाव में आकर महाबत खान ने 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने का ऐलान कर दिया। भारत की स्वतंत्रता से एक दिन पहले दबाव में आ गई महाबत खान जी और 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने का ऐलान कर दिया। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि जिन्हा का जूनागढ़ को लेने का कोई इरादा नहीं। कूटनीति की बात पहले आई थी, तो वो कूटनीति क्या थी बता रखी है रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में इंडिया आफ्टर गांधी में। जिन्हा का जूनागढ़ को लेने का कोई इरादा नहीं था। वास्तव में वे नेहरू के साथ जूनागढ़ के बहाने कश्मीर की सौदाबाजी करना चाहते थे। जूनागढ़ भारत को दे देना चाहते थे और कश्मीर भारत से ले लेना चाहते थे। जब जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने का ऐलान किया तो इस बात से सरदार पटेल नाराज हो गए। उन्होंने जूनागढ़ में सेना भेजकर वहां के 2 हिस्सों पर कब्जा कर लिया। महाबत खान जो वहां का नवाब था ने इन दोनों इलाकों को प्राप्त करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि 80% जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी। इसी बीच कूटनीति का सहारा लेते हुए वीपी मेनन जो सरदार पटेल के सचिव थे, भुट्टो से मिले और उन्हें समझाया कि जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति तथा हिंदुओं की बहुलता के कारण या हिंदू की आबादी ज़्यादा होने के कारण उसका पाकिस्तान में शामिल होना कतई तर्कसंगत नहीं है। भुट्टो ने भी इस बात को मान लिया। तो समझाया गया भुट्टो क्योंकि वहाँ के दीवान थे कि जो भौगोलिक स्थिति है और आप भी चित्र में देख चुकी हैं कि पाकिस्तान से कोई रास्ता नहीं था उसका, तो इस तरह से उसको पाकिस्तान में शामिल नहीं किया जा सकता। भुट्टो ने भी इस बात को मान लिया। आप ये दोबारा फिर जूनागढ़ का नेक्स्ट चित्र देख रहे हैं। ऊपर अगर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान लगता है, लेकिन नीचे जो है सारा का सारा अरब सागर है। तो इस हिसाब से देखें तो जूनागढ़ को पाकिस्तान में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जा सकता था और भुट्टो ने भी इस स्थिति को जान लिया था। इसी बीच जूनागढ़ की जनता ने नवाब के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अपने खिलाफ बढ़ते आंदोलन को देखकर नवाब अपने परिवार और अपनी धन संपत्ति को लेकर पाकिस्तान भाग गया। नवंबर 1947 में भारत ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। इसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने जूनागढ़ के भारत में विलय को या शामिल होने को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। तो ये थी जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल करने की एक कहानी, जिसको किस तरह से उसको जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। नमस्कार।